हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं कामना यादव और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जेनेटिक्स के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो मैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में उठा के लेके आई हूं आपके लिए। और इसके साथ साथ हम जो पीवाईक्यूज आए हैं एनसीईआरटी की लाइन से वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें हम लेटेस्ट क्वेश्चन जो आज तक आए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है, जो बेसिक वाला पैराग्राफ है ना आपका इस चैप्टर का, वही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसने सबसे पहले स्टडी की थी जेनेटिक्स के ऊपर, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के ऊपर? किसने सोचा था भाई? मेंडल जी ने। और उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट के ऊपर, है ना। तो वो कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मेंडल। ओके। तो देखो उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था और 7 साल जो पी प्लांट है उसके ऊपर काम किया था। ये जो है ना डेट, ये आपको याद रखनी है। 7 साल उन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया था। और उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज किया था? क्योंकि उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 महीने की होती है, इसलिए उन्होंने चूज किया था कि ताकि वो कम टाइम में स्टडी कर सके। उन्होंने 7 कैरेक्टर, उसके साथ हर एक कैरेक्टर साथ 2 ट्रेट लिए थे, है ना। 7 पेयर और 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी उन्होंने यूज की थी। उसके बाद उन्होंने उनकी सेल्फिंग करवाई थी जब उसके पास प्योर वेराइटी आ गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो बेसिक है। अब ये क्वेश्चन करो, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है बेटा F2 जनरेशन का? 3:1। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। कोई नहीं, ये याद नहीं है तो अब याद करवा देंगे। चलो देखो जी, हमने ये पनेट स्क्वायर से इसका क्रॉस किया था। ठीक है, ये गैमीट्स हैं अपने। एक मेल के गैमीट्स लगा लो, एक फीमेल के लगा लो। ठीक है, जो F1 वैरायटी आई थी अपने पास ये वाली, इसकी हमने सेल्फिंग करवाई थी। इसकी हमने सेल्फिंग करवाई थी ना F1 में। हमारे पास यही तो आया था हेट्रोजाइगस, एक बड़ा टी एक छोटा टी। ठीक है, उसके बाद हमने क्रॉस किया। इसको इससे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा। तो ऐसे था, तो ये तीनों एक जैसे हैं ना, क्योंकि इनके अंदर एक डोमिनेंट एलील है बड़ा वाला टी। अगर बड़ा वाला टी डोमिनेंट एलील जहां पे होगा तो उसी का एक्सप्रेशन होगा, तो फिनोटाइप में तो वही आएंगे। अब ये भी टोल आएगा, ये भी टोल आएगा और ये भी टोल आएगा। तो ये तो फिनोटाइप हो गया भैया। वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं? हाँ, डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए वो जो प्लांट है उसको टोल कर देगा। क्योंकि टोल होने के लिए हमें ये वाली चीज की जरूरत होती है, बड़े वाले डोमिनेंट एलील की, और छोटा होने के लिए, ड्वार्फ होने के लिए इसकी। तो ये सारे एक जैसे दिखेंगे, ये भी टोल ये भी टोल। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो अपना कितना हो गया? 3:1। अब जीनोटाइपिक रेशियो, जो जो एलील एक जैसे हैं, देखो ये तो एक ही है, सिंगल 1 हो गया। ये दोनों एक जैसे हैं, 2 हो गया। और बच गया ये ड्वार्फ वाला। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो हम बाहर से देख के बताते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो हम जो उसके अंदर जो एलील्स की अरेंजमेंट है उसको देख के बताते हैं। ठीक है, तो जो F2 जनरेशन थी उसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। अब ये कैसे निकालना है? पनेट स्क्वायर से हम ये सब निकालते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कौन से ट्रेट थे जो उन्होंने सीड के कलर के लिए लिए थे मेंडल जी ने? कौन से कलर थे सीड के जो उन्हें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के फॉर्म में लिए थे? चलो ठीक है, उसने सीड कलर, सीड शेप ये लिया था, पर यहाँ पे पूछा है सीड कलर उसने कौन कौन से लिए थे? एक तो येलो और एक ग्रीन। येलो और ग्रीन ही लिए थे। सीड कलर पूछा मैंने, फ्लावर कलर नहीं पूछा। देखो जी, एक तो सीड की शेप ली थी, राउंड और रिंकल, और एक येलो और ग्रीन। ये 14 के 14 कैरेक्टर तुम्हें याद नहीं रखने, बस मैं तुम्हें ऐसे ही लेके आई हूँ ये वाला क्वेश्चन उठा के कि भाई चलो कोई नहीं, याद रहेगा थोड़ा बहुत अगर आ भी जाए तो। ये देखो, ठीक है। अब कौन सा लॉ है जिसने एक्सप्लेन किया था जो एक फैक्टर है पेयर में वो डोमिनेट करता है दूसरे वाले के ऊपर? मैंने क्या समझाया था कि अपने घर में कोई एक इंसान है, ठीक है, उसकी चलती है, वो बड़ा है, तो क्या, जब तक बड़ा वाला इंसान उस घर में है तो छोटे वाले की नहीं चलती। तो वैसे ही, तो जब तक डोमिनेंट वाला एलील उसके अंदर है तब तक छोटे वाला जो रिसेसिव एलील है उसकी नहीं चलेगी। तो ये किसके अंदर बताया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर बताया था। किसने? मेंडल जी ने। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर बताया था कि जो भाई बड़ा वाला है जब तक छोटे वाले की नहीं चलेगी। छोटे वाले की कब चलेगी? जब छोटा वाला पेयर में होगा, रिसेसिव एलील जब पेयर में होगा तभी वो छोटा प्लांट बनाएगा। जब तक बड़ा है तब तक बड़े वाले डोमिनेंट एलील की ही चलेगी। ठीक है, अब देखो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, या ये हमारे पास 3 जीनोटाइप है। अब यहाँ तो है ही नहीं बड़ा वाला एलील, है क्या यहाँ पे बड़ा वाला एलील? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है हाँ,
इसका तो फिनोटाइप टोल ही आएगा, इसका भी टोल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये है तो इसका इफेक्ट ये होने ही नहीं देगा, इसके इफेक्ट को ये मास्क कर देगा। ओके, वन पेयर डोमिनेंट होता है और सेकंड इज रिसेसिव, तो उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब देखो जब मैंने करेक्टर बताए थे 17 करेक्टर, सॉरी 14 जो करेक्टर बताए थे और 7 क्या थे, ये देखो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या, कि जो 7 कैरेक्टर हैं ये सारे, ठीक है, उनके साथ हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट हैं। जैसे कि भाई सीड शेप हो गया तो राउंड और विंकल है, तो ये कितने हो गए, 14 ट्रेट हो गए। ठीक है, तो ये सब किसने डिस्कस किया था, मेंडल जी ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि भाई 7 कैरेक्टर लिए हैं मैंने और 14 उसके ट्रेट है। ठीक है, स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई बाय हैंगिंग, वो क्रोमोसोम थे ना अपने सेक्स लिंक क्रोमोसोम, उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन इंसेक्ट वाज लेटर रिकॉग्नाइज एज द एक्स क्रोमोसोम, बाद में उसने उसको एक्स क्रोमोसोम हम बोल दिया था। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में क्या इन्वॉल्व होता है, टेस्ट क्रॉस एक तो किसका एग्जांपल है बेटा, बैक क्रॉस का एग्जांपल है। बैक क्रॉस क्यों बोलते हैं हम इसको, देखो जी कोई भी है, जैसे कि ये चलो उसके पेरेंट्स है, बच्चा चलो ये आ गया, ऑफस्प्रिंग ये है हमारे पास, इसको F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ जब हम क्रॉस करते हैं ना, पिछले वाली जनरेशन में पीछे जाएंगे, तो बैक क्रॉस का एग्जांपल है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस तो चलो ये हो गया, चाहे तो इससे क्रॉस कर लो चाहे इससे क्रॉस कर लो, मतलब पिछले वाली जनरेशन से। लेकिन टेस्ट क्रॉस जब होता है जब हम जीनोटाइप हमें पता करना होता है ऑफस्प्रिंग का, और हम किसके साथ क्रॉस करवाते हैं, जब हम रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे ना तभी पता चलेगा। अगर वो यहाँ पे उसके पास डोमिनेंट एलील हुआ तो उसका डोमिनेंट इफेक्ट आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं भाई F1 तो रिसेसिव है। ठीक है, तो ये सब, तो इसका आंसर क्या है, क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विद डोमिनेंट ट्रेट। नहीं, मैंने बोला टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 इंडिविजुअल का उसके पीछे पेरेंट से रिसेसिव से क्रॉस होता है। ठीक है, तो कहाँ है क्रॉस बिटवीन टू जीनोटाइप विद रिसेसिव ट्रेट, नो। क्रॉसिंग बिटवीन टू F1 हाइब्रिड्स, नो। क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, डबल रिसेसिव क्यों बोला भाई, ये रिसेसिव होना चाहिए, स्मॉल टी सब होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो ये अपना टेस्ट क्रॉस, टाइप ऑफ बैक क्रॉस है ये मैंने बता दिया है आपको, टेस्ट क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप विद रिसेसिव पेरेंट, बच्चों रिसेसिव पेरेंट ये याद रखना, F1 वाले का रिसेसिव पेरेंट के साथ ये क्रॉस करवा दिया। ठीक है, F1 इंडिविजुअल का F1 ऑफस्प्रिंग का हमने पेरेंट रिसेसिव वाले से क्रॉस करवा दिया। ठीक है, ये याद रखना है किसमें, टेस्ट क्रॉस में। अब चलो मेंडल ने क्या बताया था भाई, जो कैरेक्टर है वो कौन कंट्रोल करता है, हम तो बोल लेंगे भैया जीन, जीन्स के अंदर एलील, लेकिन मेंडल जी ने एलील्स का क्या नाम दिया था, फैक्टर्स। क्या दिया था, फैक्टर्स। ऐसी कौन सी डिस्क्रीट यूनिट है जो कि कंट्रोल करती है कैरेक्टर्स को, वो होते हैं फैक्टर्स। मेंडल ने एलील को फैक्टर बोला था। ठीक है, एन इंडिविजुअल with two identical allele of a trait is described as, two identical allele for a trait, an individual with two identical allele for a trait is described as, दो आइडेंटिकल एलील है, जैसे कि भैया देखो ये है और ये है, क्या बोलोगे इसको तुम, अलग अलग नहीं है, सेम है, ये वाला आइडेंटिकल है, उसको तुम बोलते हो होमोजाइगस। क्या बोलते हो, होमोजाइगस, होमोजाइगस बोलते हो। और जो आइडेंटिकल नहीं है, एक बड़ा टी एक छोटा टी है, उसको तुम बोलते हो हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस बोलते हैं उसको। चलो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, जो तुम्हें बाहर से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हो उसको तुम क्या बोलते हो, फिनोटाइप। ऑब्वियसली जो अंदर से अरेंजमेंट है जीन्स की, एलील्स की, उसको तो तुम फिनोटाइप बोलो, उसको तो तुम जीनोटाइप बोलोगे, जीन्स की अरेंजमेंट। बाहर से तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारा हेयर स्ट्रक्चर कैसा है, तुम्हारे नेल्स कैसे हैं, तुम्हारे सीड का कलर क्या है, तुम्हारी जो लीफ है उनका क्या अरेंजमेंट है ना, ये सब फ्लावर कैसा है, तो ये सब होता है फिनोटाइप में। अंदर की जो अरेंजमेंट है भैया, कैसा जीनोटाइप है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कैसा है, उसको बोलते हो तुम जीनोटाइप। वो हम किससे निकालेंगे, पनेट स्क्वायर से निकालेंगे कि जीन्स की क्या अरेंजमेंट हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल जो क्रोमोसोम जेनेटिक्स है उसका जो फादर है वो किसको माना जाता है,
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसके ऊपर किया था भैया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर किया था। फ्रूट फ्लाई के ऊपर किसने किया था भैया? मॉर्गन ने किया था, क्रोमोसोम्स का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये देखो, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। इसको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है और ये एक साथ बहुत सारे ऑफस्प्रिंग देती है। ठीक है, लाइफ साइकिल 2 वीक्स की होती है और एक साथ बहुत सारे अंडे देती है, उनसे बच्चे निकलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद पनेट स्क्वायर ने क्या किया था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज टू प्रिडिक्ट द, क्या प्रिडिक्ट करते हैं हम पनेट स्क्वायर से? ये हम पनेट स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है, इससे तुम क्या प्रिडिक्ट करते हो? जीनोटाइप, ऑब्वियसली जितनी भी जीन्स के अरेंजमेंट है उसके अंदर जो एलील है उनकी क्या अरेंजमेंट हो सकती है ना? तो जीनोटाइप प्रिडिक्ट कर सकते हो तुम। जीनोटाइप से ही तो फिनोटाइप आता है, जब तक अंदर जीनोटाइप ही नहीं होगा तो उसको एक्सप्रेस कैसे होगा? ठीक है, तो ये है पनेट स्क्वायर। यहाँ पे पॉसिबल गैमेट्स तुमने लगा दिए मेल फीमेल के। ठीक है, उसके बाद जो भी क्रॉस करने के बाद उन गैमेट्स का तो क्या आउटकम आई हमारे पास, वो हम पनेट स्क्वायर में कि भाई कितनी आउटकम आ सकती है हमारे पास, इसको तुम प्रोबेबिलिटी से लेके चलो। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन, फिनोमिना वेयर टू डिफरेंट एलील कंट्रीब्यूट इक्वली टू द फिनोटाइप इज नोन एज। जैसे कि जो दो एलील हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, इक्वल कहे हैं भाई नहीं, अगर ये है ना, ये दोनों हैं तो ये कहेंगे नहीं हमें तो इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है। हमें ये नहीं है कि भाई तू टोल वाला बड़ा है, बड़ा वाला एलील है तो तेरी चलेगी, सिर्फ तू ही अपना एक्सप्रेशन देगा, दोनों एक्सप्रेशन देंगे। तो ये कब होता है? ह्यूमंस में होता है, स्किन कलर के लिए और ह्यूमन हाइट के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन कर। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फिनोटाइप वेयर टू डिफरेंट एलील कंट्रीब्यूट इक्वली टू द फिनोटाइप। कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इक्वली फिनोटाइप के अंदर, जैसे कि दो एलील हैं, जैसे कि भाई ये है, ठीक है, एक का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ठीक है, और दूसरे का ब्लड ग्रुप है बी, ये रिसेसिव एलील फिनोटाइप में ये आ गया। तो जहां पे ये आ गया ए वाला भी ब्लड ग्रुप आएगा, बी वाला भी, बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए बी। ठीक है, एक आउटकम ये हो सकती है, फिर किसी में भाई ओ भी हो सकती है, बट हमें सिर्फ यही लेना है कि जब, चलो फादर का ए ब्लड ग्रुप है और मदर का बी है तो बच्चे में पॉसिबिलिटी हो सकती है ए बी ब्लड ग्रुप होने की। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे इस आंसर को। देखो कोडोमिनेंस क्या होता है? जो F1 जनरेशन होती है तो उसका जो फिनोटाइप है ना बेटा, वो मैच करता है दोनों पेरेंट्स से। जैसे मैंने क्या बोला, फादर का ए ब्लड ग्रुप है, चलो मदर का बी है, तो बच्चे का ए भी आ गया, तो दोनों से मैच कर रहा है, इससे भी मैच कर रहा है तो इससे भी मैच कर रहा है। तो F1 इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप है या उसका जो जीनोटाइप है वो मैच करेगा उसके पेरेंट्स से, उसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल है बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, और इसके लिए एक आई जीन होता है। आई जीन के 3 एलील होते हैं। अब तक तो मैम आप ये बोल रही थी कि 2 एलील होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो 3 एलील, जो ब्लड ग्रुप है ना ह्यूमंस का उसके अंदर हम 3 एलील बोलते हैं। ये तो ए ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये बी ब्लड ग्रुप के, और ये छोटा आई है ना, छोटा आई, ये रिसेसिव एलील होता है। ठीक है, ये करवाता है ओ ब्लड ग्रुप की। ठीक है, देखो ये लिख भी रखा है डोमिनेट ओवर आई। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन भी था, बताओ कौन सा डोमिनेंस है? द F1 ऑफस्प्रिंग सो एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप बिटवीन द टू पेरेंट्स। यहाँ पे तो क्या था कि भाई कोडोमिनेंस में तो क्या था भाई, को का मतलब कंबाइन, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो दोनों कंबाइन होके F1 में उसका फिनोटाइप जीनोटाइप दिख रहा है कि भाई दोनों का फिनोटाइप या जीनोटाइप आएगा, दोनों आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कंबाइन, CO का मतलब कंबाइन, दोनों कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं F1 इंडिविजुअल के लिए, है ना, ब्लड ग्रुपिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, दोनों में से किसी की नहीं चलेगी, इंटरमीडिएट फिनोटाइप आएगा। वो कब होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट। ठीक है, अब देखो इसको समझाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 जनरेशन है, उसका जो फिनोटाइप है वो मैच ही नहीं हो रहा है उसके पेरेंट्स से। कोडोमिनेंस में तो क्या था, दोनों का मैच हो रहा था, मम्मी का भी और पापा का भी। यहाँ पे किसी का मैच नहीं हो रहा है, किसी की नहीं चल रही है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस करवाया तो आ गया पिंक, ना तो मम्मी से मैच हो रहा है ना पापा से मैच हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और ये एक फ्लावर के अंदर होता है, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप याद कर लेना, ये आपके एनसीईआरटी के नोट्स हैं। ठीक है,
अब करो कि भाई चलो एंटीरियम के 2 प्लांट हैं, ठीक है, पिंक फ्लावर है उनके, हाइब्रिडाइज प्लांट है, ठीक है। अब F1 प्लांट प्रोड्यूस रेड, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट। अब जो पिंक आएगा ना बेटा वो आएगा हेट्रोजाइगस में, इसमें आएगा, इस कंडीशन में आएगा, ठीक है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, देखो जी यहाँ पे नीचे करवा देती हूँ, ये है रेड भाई, ठीक है, और ये है व्हाइट, ठीक है, व्हाइट का है ये स्मॉल आर और इसका डब बड़ा वाला आर। अब जब क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा आर एक छोटा आर, इसका आएगा फिनोटाइप पिंक, क्योंकि हेट्रोजाइगस में ही तो ये होगा कि डोमिनेंट वाला एलील और रिसेसिव वाला एलील दोनों साथ आएंगे। अब दोनों साथ आएंगे तो किसी की भी नहीं चलेगी, किसी का भी फिनोटाइप नहीं आएगा, एक अलग ही आ गया, इंटरमीडिएट फिनोटाइप है, अलग से ही आ गया, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसने ये पूछा है कि भैया जो है ये इसका रेशियो क्या आता है 1:2:1, तो ये जो दो है ना हेट्रोजाइगस, इसका ये 2 आता है रेशियो, ठीक है। तो ये वाला पिंक क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर दोनों थे तभी तो आया, तभी तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया। जहां पे दोनों होंगे एक बड़ा और एक छोटा, वहीं पे आएगा पिंक, वहीं पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, और जहां पे नहीं है ना तो उनका तो कंप्लीट ही होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे दोनों बड़े बड़े आर हैं तो क्या हुआ रेड है, और दोनों एक बड़ा आर एक छोटा आर है तो पिंक, और सिर्फ छोटे छोटे वाला आर है तो सिर्फ व्हाइट। तो ऐसे आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देख लेना, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग इज ए फिनोटाइपिक रेशियो बताना है भैया, फिनोटाइपिक। डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो याद करने का मैं तुमको एक वो बता देती हूँ भाई, 121 242 है ना, और 121, ये तुम इस ट्रिक से याद कर सकते हो, 121 242 121, ठीक है, याद हो जाएगा ये, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एबीओ ब्लड ग्रुप है वो किसके एग्जांपल है भैया, ह्यूमन डिमोस्ट्रेट वेयर बोथ IA IB एलील आर एक्सप्रेस्ड, कोडोमिनेंस का ऑब्वियसली, कोडोमिनेंस का और मल्टीपल एलेलिज्म का, ठीक है। अब देखो ये मैंने बता दिया भैया आपको, देखो जी अब देखो जो IA और IB है इसमें क्या डिफरेंस है, तुम्हें तो एक ही लग रहा होगा भैया मैम ने बोल दिया ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप, उसके बाद हमें नहीं पता, चलो आई वाला जहां पे आ गया वहां पे ओ ब्लड ग्रुप आ गया। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है नीट का, जीन आई हैज 3 एलील, यस, रॉन्ग स्टेटमेंट बनानी है आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। आई जीन के 3 एलील होते हैं ऑब्वियसली IA IB I, ठीक है। पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ 3 एलील, ऑब्वियसली जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा, जैसे किसी का ए ब्लड ग्रुप है बच्चों, तो उसके एलील क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है या फिर दोनों ये ही हो सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर भैया 2 ही एलील होंगे, ठीक है। और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो भाई या तो ये हो सकती है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो एक टाइम पे 2 ही एलील हो सकता है। ब्लड ग्रुप ओ है तो सिर्फ उसके बेचारे के पास यही होगा, ठीक है। आई अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो IA IB यही होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करो तुम, हाँ एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही एलील हो सकते हैं, वैसे एग्जाम्पल किसका है मल्टीपल एलील का, क्योंकि उसके पास 3 एलील होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट, वेयर IA IB प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, ऐसे थोड़ी ना होता है। एलिल आई डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, हाँ ये तो है, सेम टाइप ऑफ क्यों, बोथ टाइप ऑफ शुगर होगा, ए की भी शुगर अलग है और बी की भी अलग है, दोनों की शुगर होगी, कोडोमिनेंस है, दोनों कंबाइन करके एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट शुगर होगी, आई के ए के ऊपर अलग शुगर होती है, बी के ऊपर अलग, लेकिन जब इंडिविजुअल बनेगा उसका जो ब्लड ग्रुप है उसका ये आ गया ए बी ब्लड ग्रुप है, चलो मान लो, तो उसके अंदर दोनों की शुगर प्रेजेंट होगी ए और बी। अगर किसी इंडिविजुअल का ओ ब्लड ग्रुप है ना तो उसके अंदर कोई शुगर नहीं होगी, ओ ब्लड ग्रुप वाले के ऊपर बेचारे के ऊपर कोई शुगर नहीं होती, ठीक है। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल है, सबको पता है, इसमें पूरा क्वेश्चन ये कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। कंप्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस रोंग हो जाएगा, ठीक है, कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो वो फ्लावर मैंने बताया था स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर उसके अंदर होता है, पार्शियल डोमिनेंस हमने नहीं पढ़ना, ठीक है, हमने नहीं पढ़ना जेनेटिक्स में ये। अब देखो ये
जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है उसके अंदर तुम क्या क्या कंसीडर करते हो? डोमिनेंस नो, कोडोमिनेंस यस, मल्टीपल एलील यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नो, वो तो स्नैपड्रैगन और उस फ्लावर के अंदर बताया था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब बहुत सारे, जीन्स का मतलब जीन्स, बहुत सारे जीन जब एक फिनोटाइप को डिसाइड करे, जैसे कि बहुत सारे जीन अपनी जो बॉडी है उसमें अपने एक स्किन कलर को डिसाइड करते हैं, अपनी हाइट को डिसाइड करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम रहते कहाँ पे हैं, ठीक है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर और हमारे अंदर के जो जीन्स हैं उनके अरेंजमेंट। तो बहुत सारे जीन मिलके जो फिनोटाइप डिसाइड करते हैं ना उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये डिटेल लेक्चर है मेरा, तुम वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील इसका एग्जाम्पल हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस नो, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो सकता है वैसे इसका एग्जांपल, बहुत सारी चीजें मिलके जब एक वो करती हैं तो। वैसे इसमें आंसर तो 2 ही आने थे, चलो कोई नहीं, ये हो गया। तो 3 देख लो, डोमिनेंस तो आएगा नहीं, 2 3 और 5, 2 3 और 5। हाँ ये रहा, ठीक है। तो पॉलीजेनिक वाला चलो कोई नहीं, कंसिडर कर सकते हो तुम। यहाँ पे इन्होंने 2 देने थे वैसे आंसर तो यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल एलील और ये सब होता तो सही होता ज्यादा। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? इज काज्ड बाय सिंगल जीन म्यूटेशन दैट अफेक्ट्स ब्लड क्लोटिंग सॉरी, है ना। ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो ब्लड क्लोटिंग को? अरे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। अच्छा, एक ट्रेट कंट्रोल कर रहा है मल्टीपल जीन्स सच एज ह्यूमन हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी तो बताया कि जो एक ट्रेट है उसको बहुत सारे जीन, जीन एक जीन, 2 जीन, 3 जीन एक ही ट्रेट को डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या हो गया? बहुत सारे जीन हो गए, तो क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तुम्हारा जो स्किन का कलर है, तुम्हारी जो हाइट है, ये सारे एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। देखो मैनी ईयर्स वन ट्रेट कंट्रोल करता है कौन? बहुत सारे जीन, बहुत सारे जीन मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। एग्जांपल है ह्यूमन स्किन, ह्यूमन हाइट, पॉलीजेनिक ट्रेट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये गलत ही है, ये पॉलीजेनिक आना ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एलील, ठीक है, बहुत सारे एलील हैं, लेकिन क्या बहुत सारे जीन है? इसकी कोई बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ईच एलील एडिटिव कंट्रीब्यूट टू वन एलील, ये मैंने अपने जो डिटेल लेक्चर है उसमें करवाया है। तो अब ये करो, ये वाला क्वेश्चन हो गया? नहीं। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर, अभी तो बताया हाइट, ह्यूमन हाइट और स्किन कलर किसका एग्जांपल है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। कोडोमिनेंस का नहीं, ये तो ब्लड ग्रुप में होता है। पॉइंट म्यूटेशन नहीं, सिकल सेल एनीमिया में होता है एक जगह पे म्यूटेशन। क्रोमोसोमल नो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, लॉ ऑफ स्टेट्स दैट एलील फॉर ए डिफरेंट रेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करेंगे जो गैमीट्स है वो। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट वाला जो लॉ है बेटा, वही है इसका एग्जांपल। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या होता है? 2 पेयर है ट्रेट के, हाइब्रिड के, ठीक है। सेग्रीगेशन होगा उनका इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ऊपर, वो कोई डिपेंड नहीं करता। अगर ये वाला गैमीट 25% है तो दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी, सबका 25 होगा। ये नहीं है कि ये वाला गैमीट तो 50% हो गया और सबको 20-20 10% दे दिया, ऐसा नहीं। जो भी गैमीट्स होंगे ना वो सारे इक्वल होंगे, ठीक है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। देखो ये है बढ़िया क्वेश्चन। डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, प्लियोट्रोपी क्या होती है, पॉलीजेनिक क्या होती है? तो इसमें से 3 चीजें तो तुम्हें करवाई दी, बस प्लियोट्रोपी बची एक, है ना। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर इसने 4 कॉन्सेप्ट पूछ लिए, है ना। तो हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मैनी जीन्स गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर, मैनी जीन्स यानी कि पॉली, पॉली का मतलब मैनी, जीन्स का मतलब जीन। तो डी का तो जी हो गया 1। अब डी का 1 कहाँ पे है जी? इसमें ही है, एक से ही आ गया आंसर। चलो दूसरे वाले को देख लो, कोडोमिनेंस को पकड़ लो। कोडोमिनेंस तुमको पता है ब्लड ग्रुपिंग में आता है, जिसमें दोनों पेरेंट्स का आ जाता है फिनोटाइप, है ना, जीनोटाइप सॉरी, जो ब्लड ग्रुप है उसका। इन ए हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली, दोनों के दोनों कंबाइन होंगे। तो बी का आ गया बेटा थर्ड, बी का थर्ड, हाँ ये हो गया। अभी आगे तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब मैं प्लियोट्रोपी करवा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। डोमिनेंट तो वही होगा जो एक एलील डोमिनेंट एक्सप्रेस, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये हो गया डोमिनेंस का एग्जांपल। कि भैया जैसे कि ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जब फिनोटाइप होगा तो इसको सिर्फ टोल होगा, और सिर्फ इस वाला जो वन एलील है ना वही अपने आप को डोमिनेट करेगा, वही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। प्लियोट्रोपी क्या है?
ए सिंगल जीन इनहेरिटेंस मैनी कैरेक्टर्स, मतलब कि तुम पॉलीजीन्स में तो ये पढ़ रहे थे भाई बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को, तुम्हारी स्किन कलर को डिसाइड करें, लेकिन प्लियोट्रोपी में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट हैं। एक जीन आपकी बॉडी में एंजाइम भी खराब कर रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स भी लेके आ रहा है आपकी बॉडी में, है ना, मेंटल रिटार्डेशन कर रहा है ये सब। तो ये हम पढ़ेंगे आगे प्लियोट्रोपी, ठीक है, पढ़ा दूंगी मैं। वैसे मैंने डिटेल लेक्चर भी डाला है इसका प्लियोट्रोपी में। पॉलीजेनिक बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर स्किन कलर। प्लियोट्रोपी एक जीन बहुत सारे इफेक्ट बॉडी में, ठीक है, डाल रहा है। कंडीशन वेयर ए पर्सन हैज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 इज नोन एज डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 बोलते हैं हम इसको। एक्स्ट्रा कॉपी बोल दो या फिर ट्राइसोमी बोल दो, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसका रिजल्ट कर आता है सब्सटीट्यूशन ऑफ वेलिन से ग्लूटामिक एसिड और बीटा ग्लोबिन चेन में होता है, ये होता है सिकल सेल एनीमिया। देखो जी, पहले था तुम्हारे पास ग्लूटामेट, उससे चेंज होके म्यूटेशन हो गया आपके कोडोन में, आ गया वेलिन, तो सिकल सेल एनीमिया हो गया। जो आपकी आरबीसीज है उनकी शेप अलग हो गई, ठीक है, ये होता है सिकल। डिटेल अगर देखना है तो लेक्चर में देख लेना। When chromosome fail to separate properly during meiosis, क्रोमोजोम है बेटा, सेपरेट हो रहे हैं मियोसिस में, तो ढंग से सेपरेट नहीं हो तो उसको हम तुम बोलोगे एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, हीमोफीलिया क्या वाई लिंक्ड है? नहीं, मैंने पीछे बोला था एक्स लिंक्ड है। फिनाइल कीटोनुरिया यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है? नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया, हाँ जी रिसेसिव ट्रेट। थैलेसीमिया, नो, एक्स लिंक नहीं है ये। अब देखो, ये तुम्हें याद होना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता ही है। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में एक बार, वो होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव, ये तीनों याद कर लो, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया, ये तीनों के तीनों एग्जांपल ऑटोसोमल रिसेसिव है। या तो तुमसे मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा, मैच द फॉलोइंग में सारे डिसऑर्डर देके पूछ लेगा, जैसे इसने अभी पूछ लिया कि भैया बताओ इसमें से करेक्ट कौन सा है, या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। तो ये डिसऑर्डर याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब ये देखो, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन मेंडल ऑब्जर्वेशन दैट ट्रेट डू नॉट ब्लेंड इन द F1 जनरेशन, कि ब्लेंड नहीं होता, जैसे कि ये है, ये जाके ब्लेंड नहीं होगा, अपना इंडिपेंडेंटली अलग अलग होंगे, ब्लेंड नहीं होगा, एक दूसरे में नहीं घुसेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, भाई अपनी मर्जी से अलग अलग हो, ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। एलील पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, गैमीट रिसीव वन एलील, ठीक है। जो गैमीट रिसीव है, या तो इसके अंदर ये एलील आएगा या फिर ये एलील आएगा, क्योंकि भाई ये तो चलो गैमीट्स तो हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड, लेकिन आगे जाके जब जाइगोट बनता है तो वो तो डिप्लॉइड बनता है ना। तो भाई एक गैमीट के अंदर एक ही एलील आएगा, ये थोड़ी ना है भैया दो लो, एक तो आ गया पापा से और एक आ गया मम्मी से दूसरा एलील, ठीक। और गैमीट्स होते बेचारे अपने हैप्लॉइड, तो वो ब्लेंड नहीं होते, ठीक है। जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम एंड देन टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, एक साथ इनहेरिटेड हो रहे हैं, कैसे? देखो जी, अगर वो लिंक है तो ही हो रहे हैं, लिंक्ड जीन है, ये आपका क्रोमोसोम है, चलो जी, ठीक है। यहाँ पे जीन सेम क्रोमोसोम के अंदर ही है और पास पास लगा लो, चलो साथ है, टुगेदर है, तो उसको हम बोलेंगे लिंक्ड जीन, दूर ही नहीं है वो, ठीक है। देखो ये लिंकेज में क्या होता है, फिजिकल एसोसिएशन होता है बिटवीन जीन्स का ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिंक जीन, जो पास पास है। द जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप, ये वाला रिसेसिव वाला, ऑब्वियसली कोई भी शुगर नहीं होती इस बेचारे के ऊपर। कौन सा क्रॉस है इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल शोविंग ए डोमिनेंट ट्रेट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होता है। खुद कर लेना, ये तो इसमें कुछ नहीं है भैया। A cross is used to determine whether a individual showing a dominant trait is homozygous or heterozygous. Obviously, जो टेस्ट क्रॉस है उसी से तो हम पता चला लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, पिक आउट वन करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये आ गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, यस।
हाँ, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लोइडी, यस, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ठीक है, एन्यूप्लोइडी क्या होती है, जब क्रोमोसोम ढंग से सेपरेट ना हो जाए। तो इसमें क्या हो, जो 21 वाला जो क्रोमोसोम है ना बेटा, वो साथ साथ चले जाते हैं, कॉपी तो उनकी बनती है लेकिन तीनों एक के साथ चले जाते हैं, इसलिए ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यस। सिकल सेल एनीमिया इज ए, अरे सिकल सेल को किसने बता दिया एक्स लिंक, सिकल सेल तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, जो कि ग्लूटामिड से वेलिन चेंज हो रहा था, है ना, यही था वहां पे। तो देखो फोर्थ वाली करेक्ट इनकरेक्ट है, तो फोर्थ हटा दो यहाँ पे। देखो जी, अगर फोर्थ वाला तुमने निकाल लिया तो आंसर ही आ गया। ऐसी वाली स्टेटमेंट में सिर्फ एक तुम्हें इनकरेक्ट देखना होता है, उसी से तुम्हारे सारे जो ऑप्शन है ना वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, द एंजाइम अफेक्टेड इन द जेनेटिक डिसऑर्डर इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इज लीडिंग टू, जो एंजाइम है ना फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इसके अंदर गड़बड़ कर दी भाई, म्यूटेशन हो गया इसके अंदर, तो क्या करेगा ये, कौन सी बीमारी करेगा, फिनाइल कीटोन यूरिया। ओके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईच कंट्रीब्यूटिंग एलील। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, द फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मल्टीपल एलील। पता नहीं यार, ये क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं कर दिया, चलो ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया का देखो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में कैसे गड़बड़ होती है, तो वो बीमारी कोज करता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। अगर म्यूटेशन हो गया तो जो फिनाइल एलेनिन है ना वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए जो अपनी बॉडी होती है उसके अंदर फिनाइल एलेनिन ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। और अगर वो एक्यूमुलेट हो गया अपनी बॉडी में, बहुत सारा फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो गया, वो टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि जो उसका एंजाइम है उसको तो म्यूटेट हो गया, उसका जो एंजाइम है वो तो म्यूटेट हो गया बच्चों। अब क्या होगा, अब एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होगा तो क्या सिम्टम आएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी उस बच्चे को। ठीक है, अब देखो, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, उस प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो बेटा, इनहेरिटेंस। क्या बोलते हो, इनहेरिटेंस। ओके, ये सबसे पहले बताया मैंने उसमें, जब मैंने ये लेक्चर डिस्कस किया था डिटेल्ड में, तो उसमें मैंने डिस्कस किया है सबसे पहले यही कि इनहेरिटेंस क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि इंडिविजुअल विद द अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद अ रिसेसिव इंडिविजुअल, इंडिविजुअल विद द अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव इंडिविजुअल। ठीक है, जो F1 वाला है उसको उसके जो रिसेसिव वाला जो उसका पेरेंट है उसके साथ क्रॉस कर दो। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वर प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवरी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। ठीक है, और जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी सटन एंड बोवरी ने, दोनों ने मिलकर दी थी। ठीक है, द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सीन इन द एबीओ ब्लड ग्रुप, कितनी बार करवा दे, मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो, द टर्म यूज्ड व्हेन ए सिंगल जीन अफेक्ट मल्टीपल ट्रेट, प्लियोट्रोपी, इसकी तुम स्पेलिंग देख लेना, प्लियोट्रोपी। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, म्यूटेशन कौन सा होता है जिसमें डिलीशन हो जाए, जैसे कि ये है GUG है, ठीक है, ATC ऐसे कुछ भी है, उसका जो है कोडोन है वो ये है। ठीक है, टी नहीं, वो उसमें तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये जो RNA होता है ना उसमें तो U होता है, जैसे GUC है। ठीक है, टी नहीं आएगा RNA में, तुम्हें नेक्स्ट वाला जब चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें पढ़ाऊंगी। AUG ये है, चलो ठीक है, ये सब है, तो ये कोडोन है अपनी, इससे प्रोटीन बनता है, इससे प्रोटीन बनता है, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, या तो ये डिलीट हो गई या फिर ये यहाँ पे एक और आ जाता है, एडिशन हो जाता है, तो ये आगे वाला जो फ्रेम है ना बेटा यहाँ पे 3 3 का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, या तो कुछ चीज डिलीट हो गई, है ना, या फिर कोई चीज ऐड हो गई, या तो कोई चीज डिलीट हो गई या फिर कोई चीज ऐड हो गई, तो आगे जो रीडिंग फ्रेम है वो भाई डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट। अब जैसे कि यहाँ पे जो प्रोटीन बनना था AUG, चलो ये यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है, तो यहाँ वाला प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो ऐसे,
तो फ्रेम चेंज हो गया ना यहाँ पे, 3-3 का जो फ्रेम बनाते हो तुम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे हो, तो वो फ्रेम चेंज हो गया, तो उसी के नाम से उसका म्यूटेशन का नाम रख दिया भैया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे ये AUG लिख लो तुम, GUG लिख लो, AUC लिख लो, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे जब भी इसमें गड़बड़ होगी तो ये आगे वाला जो फ्रेम है ना जिससे प्रोटीन बनता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इनका, ये प्रोटीन बन गया, तो ऐसे डिस्टर्ब हो गया, तो फ्रेम शिफ्ट। भैया जो फ्रेम थी, हम जो जिसको पढ़ के अपना प्रोटीन बना रहे थे एंजाइम्स, वही चेंज हो गई, तो उसको हम बोल देते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, चलो यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वीडियो का, उसमें मैं लेके आऊंगी जो आपके लेटेस्ट PYQ जो आज तक आए हैं ना उनको। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, बढ़िया स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगी स्कोर में, अगर आप मतलब पहले लेक्चर देखोगे, उसके बाद रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, एक जो लेक्चर है पहले उसको पढ़ो, उसके बाद उसको रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद उसको कहीं भी घूम रहे हो तो रिकॉल करो, फिर उसके क्वेश्चंस पे जाओ। ये नहीं चैप्टर को एक बार पढ़ा, चैप्टर पूरा याद भी नहीं हुआ है, तुम्हें चीजें पता ही नहीं है क्या डोमिनेंट है, रिसेसिव है ना, क्या कोडोमिनेंस, और फिर क्वेश्चन करने निकलोगे तो फिर वही होगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर उससे फिर सोचोगे कि नहीं मेरे से तो क्वेश्चन गलत ही हो रहा है, मैं तो क्वेश्चन अब करूँ ही ना। तो इससे पहले अपना जो चैप्टर है उसको 2-3 बार रीड करो, उसको लर्न करो, उसके बाद क्वेश्चन पे शिफ्ट करो। ठीक है।